नाउ लेट अस प्रोसीड, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज एक शॉट के अंदर कंप्लीट सॉलिड स्टेट अच्छा रहेगा ना? मतलब आधा घंटे के अंदर या जो भी लगेगा समय 20 मिनट 25 मिनट के अंदर कंप्लीट सॉलिड स्टेट एकदम से। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? एक्चुअली इट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th क्लास, सॉलिड स्टेट, एंड बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मैटर. You know that there are 5 states of matter, not 3. I am telling you the 5 states of matter. 3 are main: solid, liquid, gas, aqueous and plasma, supercooled liquid. These are 5 states of matter. So the solid is one of them. You know what is solid? Solid is a state of matter which have definite shape and volume. That is called solid. Mainly solids दो तरीके के होते हैं. One is amorphous, another is crystalline solid. तो वो बेसिक चीजें हैं, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड टिल दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त करना है. सो प्लीज अपना पेन पेपर लेकर के बैठिए और जो जो मैं बोलता जाऊं लिखता जाऊं फटाफट नोट कर लीजिएगा. बेटा सॉलिड स्टेट अभी मैंने बताया, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्रिस्टलाइन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड, एमोर्फस इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ द सॉलिड. Why this is not pure? Because the constituent atoms, ion or molecules, they are not arranged in a regular manner. That's why the amorphous is called impure form of the solid. But in case of crystalline, constituent atom, ion or molecules, they are arranged in a regular and perfect manner. That's why it is called crystalline and pure. Crystalline substance, they have sharp melting point. Why sharp melting points? Because the bond length between each atom is same in entire unit cell. But in this case, this side is amorphous. You can imagine. Sometimes, somewhere, the bond length is short, but sometimes or in somewhere it is long. Bond length large. तो वहाँ amorphous में melting point sharp नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल योर ग्रेफाइट, पॉलीमर्स, क्रिस्टलाइन में जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, कॉपर सल्फेट या पोटास एलम, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. और बाकी की चीजें तो हैं ही. क्रिस्टलाइन आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट नोट, सॉरी एमोर्फस नोट. ग्रेफाइट में थोड़ा ये चीजें अलग होती हैं कि ग्रेफाइट एमोर्फस है, उसके बाद भी ग्रेफाइट इज एमोर्फस सॉलिड, बट ये फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्वेश्चन आता है क्यों करता है? बिकॉज इसके पास में फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होना दैट इज कंपल्सरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, डायमंड is the best example but not good conductor of heat and electricity, because the carbon atom is sp3 hybridized and there is no free pi electron which can move for the electricity. I think the concept is clear still now. Now let us proceed, next step पे चलते हैं. बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे. ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन में डायमंड है, उसको कंडक्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट एमोर्फस है, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है. तो आंसर मैंने अभी आपको बताया है, ये आप नोट करेंगे. और मेरा पहला लेक्चर इसी को लेकर के था. दूसरा लेक्चर जो है वो था मेरा टाइप ऑफ सॉलिड, कितने तरीके के सॉलिड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स. अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उनकी नेचर के आधार पर सॉलिड्स को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड. तो आप बॉन्ड जानते हैं ना, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उसी बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं उनकी नेचर को. लाइक
मेटेलिक सॉलिड। कौन बनाएगा? मेटल्स बनाने वाले हैं। यू नो मेटल्स की नेचर कैसी होती है? मोस्टली मेटल आर सॉफ्ट, हाईली रिएक्टिव, डक्टाइल इन नेचर, लो मेल्टिंग पॉइंट, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएंगी। ठीक है? यू सी देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड in metallic lattice. The positive ion are spread all over the solid. Metallic solid are usually good conductor of heat and electricity. They have moderate to high melting point and highly malleable and ductile nature. For example, copper, gold, magnesium and aluminium. याद करने का तरीका बता रहा हूं उसको। एक्चुअली ये बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी बहुत इंटरेस्टेड पार्ट भी आने वाला है। और चूंकि इस चैप्टर, इस लेक्चर के अंदर ही मुझे इस चैप्टर को कवर भी करना है, थोड़ा स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। और आप पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां आपको सभी लिंक दिए हुए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, 6 सभी लेक्चर के आपको लिंक दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज बेटा आयनिक सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट इसका? दैट विल बी आयन. It means these are soluble in aqueous medium. Let's see. Their constituent particles are positive and negative ions, जो आपस में जुड़े रहते हैं किससे? Strong electrostatic attraction, that is ionic bond. Crystal structure depend upon the size of the respective cation and anion. These have high melting point and are insulator in solid state, but conductor in aqueous state. फॉर एग्जाम्पल NaCl, नमक। बेटा नमक जब सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, लेकिन जब वो एक्वस स्टेट में आता है देन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल में तो NaCl, KCl, BaCl2 व्हाटएवर ये सब ले सकते हैं आप। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंट सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कोवेलेंट मोलिक्यूल। These atoms or molecules they held together with the help of strong attraction force that is covalent. These are not good conductor of heat and electricity. These are very hard. जब भी आप ये पढ़ रहे हो ना दिमाग में रखिए डायमंड में जितने भी कार्बन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। These have high melting point, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन और डाइऑक्साइड। नाउ मोलिकुलर सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल्स। इनमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डेफिनेटली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत वीक होगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक एंड इजिली थोड़े से टेम्परेचर पर ही ये डिसोसिएट भी हो जाता है। एग्जाम्पल क्या रहेगा बेटा? आइस, ये सब। अब आ जाते हैं थोड़े इंटरेस्टेड पॉइंट पर, अब मजा आएगा। थ्योरेटिकल चीजें ना कर देती ना एकदम से। अब डेरिवेशन में लेते हैं मजा एकदम। पहले जो यूनिट सेल है थोड़ा सा वो बता दूं, फिर मैं ये बताता हूं। एक्चुअली जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड मिलकर के बना होता है छोटे छोटे एटम से, पार्टिकल से, एंड उनको बोलते हैं आप स्पेस लैटिस। छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब आप 3 डायमेंशन में परफेक्टली अरेंज करते हैं तब हमें मिलता है यूनिट सेल। मैं दिखा देता हूं आपको। यू सी, आप देखिए, छोटा सा एटम, छोटा सा एटम, छोटा सा एटम, छोटा सा एटम, जब आप इनको 3 डायमेंशनल स्पेस में एक परफेक्ट मैनर में अरेंज करते हो स्पेस लैटिस को, तब जाकर के आपको एक यूनिट सेल मिलता है। ओके, क्लियर कंसेप्ट व्हाट इज यूनिट सेल? एंड दीज पॉइंट आर कॉल्ड स्पेस लैटिस। देयर आर 14 स्पेस लैटिस may be available, which can be repeat again and again. They make a unit cell. Unit cell, it has 3 angles, x, alpha, beta, gamma, like this. One angle this one, second angle this one, ऐसे करके, and one is this one. There are 3 edge, A, B and C. 3 edge. That is called unit cell. A compact structure that is called unit cell. There are 7 type of unit cell are available in solid state. आप याद रखेंगे प्लीज। क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल,
trigonal, orthorhombic, monoclinic and triclinic. Now the very interesting question is that what is the relation between their edges and what is the relation between their angles. For this cubic, it is easy to remember A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90. This is the relation. And it will be too easy for you अगर मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं कटो मरो, मैंने बोला अभी कटो मरो, क्या बोला कटो मरो, CTO क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, कटो मरो, M फॉर मोनोक्लिनिक, RHO रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक. अगर आप ऐसे सीक्वेंस में याद करते हैं बेटा, सो इट विल बी इजी टू लर्न द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड एज एंगल. T फॉर टेट्रागोनल, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 90, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 90. इन नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक कट O फ्रॉम उस सीक्वेंस से O आएगा. ऑर्थोरोम्बिक में देखिए यहां एक कट चुका ना, सो यहां दो कटेंगे. A neither equal to B nor equal to C, but all angles they have 90 degree angle. कटो मरो. मोनोक्लिनिक, इसमें एज लेंथ कोई भी इक्वल नहीं है बट एक एंगल भी 90 का नहीं होता, ठीक है, मरो. रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में फिर एक सीक्वेंस आगे बढ़ेगा. हेक्सागोनल, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड अगर इसमें कोई है तो वो हेक्सागोनल है बेटा. हेक्सागोनल यूनिट सेल, मैं यहां लिख देता हूं, हेक्सागोनल यूनिट सेल का रिलेशन आप देख लीजिए. A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा दैट इज 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री. याद कर लेना, अगर कुछ पूछा जाता है तो बस यही पूछा जाता है. ट्राई क्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं होता. A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, कोई भी एज बराबर नहीं होती और कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं होता. याद हो गया. ये था टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एज एंगल. दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल. नाउ वन ऑफ देम इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक, प्लीज नोट कर लीजिए कॉपी में. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर दोज यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली एट द कॉर्नर, ठीक है. फेस सेंटर में वन एक्स्ट्रा एटम, पहले वाला मैंने बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देयर आर 8 एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली. एंड दूसरा जो पार्ट आया है दैट इज सेंटर फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट. वन फेस सेंटर, सेकंड बॉडी सेंटर एंड थर्ड एंड सेंटर. फेस सेंटर इज द यूनिट सेल इन विच an extra atom is present at the center of each face. There are 6 faces in your room. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हर फेस के सेंटर में एक एक्स्ट्रा एटम होता है. Next is the body center unit cell. Body center means this is complete body. Suppose your room is complete body and there is extra atom present inside the center of this entire room. पूरी कंप्लीट यूनिट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एटम होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर. एंड सेंटर क्या होता है, आमने सामने वाले किसी एक फेस पर सेंटर पर एक एटम होता है. तो एक आमने सामने वाला ये है, एक आमने सामने वाला ये होता है और एक आमने सामने वाला ये होता है. और यू कैन से कि अल्टरनेट फेस पर सपोज करो मेरे राइट में जो दीवार है उस पर एक एटम है तो सामने वाली पे नहीं होगा, फिर इधर होगा. एनी 2 फेस पर, बस हो गया. क्योंकि इस पर है तो इस पे नहीं है, फिर इस पे है. 6 फेस में से किसी 2 पर एक एटम होता है, उसको बोलते हैं एंड सेंटर. और बेटा इसका मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया हुआ है. कंफ्यूजन है तो आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा वो वीडियो. कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर आर 3 एटम्स X, Y, Z. X is present at the corner, B is present at the center of each face and Z is present at the center of entire body. What is empirical formula? X, Y3, B. Y3 means because from the face we are getting half atom which involve in the construction of this unit cell. So there are only 2 atoms at the opposite face
सॉरी फेस में क्या होता है, फेस में होता है हर फेस पे एक एटम होता है एंड दैट गिव्स अस ओनली 1/2 पार्ट ऑफ इट्स. So 1/2 complete one like this. There are 3 and 1 atom we are getting from the corner because there are 8 corner in the unit cell. So 8 into 1/8 that equal to 1. So your answer will be XY3Z. Clear? ये आपने देख लेना है. दूसरा बेटा आपका डेरिवेशन आता है इसमें स्पेस ऑक्यूपाइड. स्पेस ऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर. 3 तरीके की यूनिट सेल जो है वो मेन है. उनमें एटम कितना % स्पेस ऑक्यूपाइड करता है तो उसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है. आपके याद हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है फेस सेंटर में 74% होता है. बीसीसी में 68% होता है. इसका डेरिवेशन भी मैंने किया. और डेरिवेशन कैसे होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100 ऐसे करके निकालते हैं. एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है. कितने एटम यूज हो रहे हैं सिंपल क्यूबिक में, 1, बॉडी सेंटर में 2 एंड फेस सेंटर में होते हैं टोटल मिलाकर के 4. तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू द नंबर ऑफ एटम यूज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म ऑफ रेडियस. वॉल्यूम क्यूब है चूंकि कंप्लीट यूनिट सेल, सो दैट विल बी ए क्यूब, लेकिन वो रिलेशन निकाल करके. इसके बाद जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी रेडियस रेशियो. आपका ध्यान हो एक क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, उसका थीम था छोटे मियाँ अपॉन बड़े मियाँ. छोटे मियाँ कितने बड़े, बड़े मियाँ कितने बड़े, लाइक दिस मैंने आपको पढ़ाया था. तो उसमें आपको जो रिलेशन निकल करके आया था, आपको एक टेबल भी मैंने बनवाई थी, दैट वाज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. ये पढ़ाया गया था. दैट इज 414 आर अपॉन आर, दैट इज 0.225. रिमेंबर, दिस इज फॉर द टेट्राहेड्रल एंड दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल. ये निकल के आया था. तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो रेशियो हमारा आता था दैट इज 0.732. इफ द रेशियो बिटवीन द छोटे मियाँ एंड बड़े मियाँ, इफ इट इज मोर देन 0.732 to 1, so it will be cubic, but in this range it is octahedral. If it is 0.225 to 0.414, that will occupy the tetrahedral void, tetrahedral geometry, and below 2 to 5 that is triangular planar. With the help of this derivation we can find out the coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम निकाल सकते हैं इसको यूज करके. ये था. एक और लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने कराया था आपको जो पैकिंग फ्रैक्शन होता, पैकिंग कैसे करते हैं इन 1 डायमेंशन. जब एक डायमेंशन में आगे बढ़ते थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है मोस्टली. तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 2 आया था. आप देखिए कोई भी एटम जब आप 1 डायमेंशन में आगे बढ़ते हैं, आप मूव कर रहे हैं सिर्फ x डायरेक्शन में, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज 2. कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडेड बाय, जो उसको चारों तरफ से टच करते हैं उसकी बाउंड्री को, तो उनके नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर एग्जांपल, you want to find out the coordination number of this particular atom, you can see there are 2 atoms which are touching the boundary of this atom. Okay, the coordination number is 2. Second, in 2 dimensions, so there are 2 way. In 2 dimensions there are 2 way. One is if you put the atom, it was in 1 direction, 1 dimension, now you are moving in, ये x था, you are moving in y direction also. तो 2 चीजें हैं. आप एटम के नीचे एटम अगर फिट करते हैं, एक तो तरीका देखो ये है, ये वाला तरीका. दूसरा तरीका ये है कि आपने x डायरेक्शन में आप आगे बढ़े और आप जो दूसरी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ 2 एटम के बीच में जो डीप है अपने एटम को वहां फिट करते हैं ऐसे. तो इस वाले पैकिंग को हम बोलते हैं AA टाइप, और बेटा इसको बोलते हैं AB टाइप. ये IIT में पूछा जा चुका पहले. कोऑर्डिनेशन नंबर, यू कैन सी द कोऑर्डिनेशन नंबर. इस तरीके से जब आप करते हैं, अगर आप इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो इसको ये टच करता है, ये करता है, ये करता है और ये करता है. देयर आर 4 एटम व्हिच आर टचिंग द बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दैट केस इज 4, बट इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. आप यहां भी ऐसे ही करते हो, ऐसे. किसी भी एटम के लिए, सपोज करो मैं इस एटम के लिए पूछ रहा हूं आपसे, तो ये देखिए जो मैंने बनाया हेक्सागोनल, ये सब बाउंड्रियां टच करती हैं इन एटम की. इन दैट केस द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. इन 3 डायमेंशन वहां 3 तरीके हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, उसके बाद हेक्सागोनल और टेट्रागोनल.
like this, octa or tetrahedral void. इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारा हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू द डिफेक्ट, स्कॉटकी, फ्रेंकल, है ना, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट में कोई एक पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता था, लाइन डिफेक्ट में कंप्लीट लाइन डिस्टर्ब हो जाती है अपनी ओरिजिनल साइट से, ओरिजिनल पोजीशन से. एंड पॉइंट डिफेक्ट चूंकि सिलेबस में था, सो दैट विल कैटेगराइज इन टू पार्ट. वन वाज स्टोशियोमेट्रिक, अनदर इज नॉन स्टोशियोमेट्रिक. Stoichiometric defect means when the ratio between cation and anion does not change but defect create. In non-stoichiometric, the ratio between cation and anion change and defect produced. So there may be cation excess or anion excess, two-way. But in this case, stoichiometric further categorized in four parts: vacancy, interstitial, Schottky and Frankel. The most important was Schottky and Frankel. दोनों में डिफरेंस मैंने कराया था. Schottky में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रेंकल में डिक्रीज नहीं होती. एक ऐसा एग्जांपल मैंने बताया था जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, दैट वाज AGBR. AGBR दोनों डिफेक्ट शो करता है. क्लियर? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप सबको? ओके. नाउ फिर इसमें एक आया था एफ सेंटर क्या होता है. तो उसमें मैंने कहा था NaCl को जब हीट करते हैं सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, सो सम सोडियम एटम दे कम ऑन द सरफेस ऑफ दिस NaCl क्रिस्टल. इन दैट केस द क्लोराइड आयन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लेटिस दैट मूव आउटसाइड टू मेक द बॉन्ड विद न्यू सोडियम मेटल. जब वो बाहर जाता है तो वो वहां पर उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाता है जो बराबर वाले सोडियम ने उसको दिया था. दैट सेंटर इज कॉल्ड एफ सेंटर. और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी न्यूट्रल रहती है, मेंटेन रहती है, एंड इट बिकम स्लाइटली येलो. दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एफ सेंटर. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक इस साल पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले साल ये एग्जाम में नहीं आया था. और अगर मैं बात करूं IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. एंड इन लास्ट there is electrical and magnetic property of the solid. इलेक्ट्रिकल में बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो सेमीकंडक्टर के बारे में है. N type and P type semiconductor. Group 14 like silicon, these are called semiconductor. When these semiconductors they dope with group 13 electron deficient, they make P type semiconductor. And when group 14 element they dope with group 15 element which are electron rich, they make N type semiconductor. These N and P type semiconductor they are used in transistor to make the direction of current in one way, in rectifier, amplifier, etc. ये important था. And what about the magnetic property, paramagnetism, external substance which are weakly attract toward external magnetic field, they are called paramagnetism. This property is called paramagnetism, and that substance is called paramagnetic substance because they have one or two, maximum two unpaired electron. If the number of unpaired electron is more than 2, so definitely it will attract strongly toward magnetic field. Then it is not paramagnetic, it is ferromagnetism. If the substance repel by the external magnetic field, it means it is diamagnetic. That substance contain all the paired electrons, so that will not attract toward external magnetic field. It will weakly repel toward external magnetic field. तो 5 प्रॉपर्टी वहां थी, पैरा, डाई, फेरी, फेरो और एंटी फेरी, ये वाली चीजें. और इसमें यही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो एक बहुत शॉर्ट वे में मैंने बताने की कोशिश करी है आपको कि what are the important topics in the solid state and how you can learn. But if you want to go in detail, so उसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है इस वीडियो का, वहां पर लेक्चर दिए हुए हैं, लेक्चर नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, एंड यू कैन वॉच. प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड राइट योर कमेंट, दैट विल बूस्ट अप. थैंक यू very much.